Hello, IGNOU students. Welcome back to my channel Mastering Education today. थर्ड पार्ट है ये आपका MSO 004 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज का। क्वेश्चन 1 to 6 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन 7 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 7 आपसे पूछ रहा है, डिस्कस सोशल डिफरेंशिएशन अमंग ट्राइब्स इन इंडिया। ओके, तो सबसे पहले देखो समझते हैं कि सोशल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि क्या डिफरेंसेस हैं, यानी कि ट्राइब्स के अंदर भी डिफरेंसेस होते हैं। हर ट्राइब एक जैसी नहीं होती, सबके कल्चरल, लैंग्वेज, इकोनॉमिक, एजुकेशन, इन सब में डिफरेंस होता है। ओके, इसी को हम सोशल डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो देखो, इंडिया में ट्राइबल कम्युनिटीज को अक्सर एक ही कैटेगरी समझ लिया जाता है, लेकिन सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं कि ट्राइब्स जो होती हैं उनका कल्चर, इकोनॉमी, एजुकेशन, डेवलपमेंट, इन सब के बेसिस पर एक दूसरे से काफी डिफरेंशिएशन होता है। इसी वजह से ट्राइब्स को एक होमोजीनियस ग्रुप नहीं माना जाता। ओके, होमोजीनियस मतलब जो सेम होते हैं, होमोजीनियस ग्रुप ये नहीं होते। ओके, एक एक करके पॉइंट समझते हैं कि क्या क्या पॉइंट होते हैं डिफरेंशिएशन के। सबसे पहला आता है रीजनल डाइवर्सिटी। ओके, रीजनल डाइवर्सिटी पे अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको अलग अलग रीजन्स की ट्राइब्स के बारे में बताना हो, तो इसको ध्यान से समझना। देखो, रीजनल डाइवर्सिटी, इसका मतलब है कि इंडिया के अलग अलग रीजन्स में रहने वाली ट्राइब्स एक जैसी नहीं होती। इनकी लोकेशन चेंज होगी तो ट्राइब का कल्चर भी चेंज होगा। जैसे कि अगर हम देखें तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की ट्राइब जैसे कि नागास, मीजोस, खासीस, इनकी लिटरेसी जो है कंपैरेटिवली काफी हाई होती है। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्ट्रांग होता है इनका, और कई ट्राइब्स जो है वो क्रिश्चियनिटी फॉलो करती है। ठीक है, और इनके पास अपने ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन भी हैं, यानी कि अपने मैरिज इंस्टीट्यूशन, अपना स्कूल्स, अपने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब। ओके, ये थी आपकी नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अब हम देखते हैं सेंट्रल इंडिया। तो सेंट्रल इंडिया में आपके गोंड्स, भिल्स और संथल्स रहते हैं। ये ट्रेडिशनली एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट पर डिपेंड करते आए हैं, और इनमें से बहुत सी कम्युनिटीज माइनिंग और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की वजह से जो है डिस्प्लेसमेंट का शिकार हुई है। ठीक है, तो ये थी सेंट्रल इंडिया। अब हम देखते हैं साउथ इंडिया की। तो साउथ इंडिया में आपके आ जाते हैं टोडास, कोटास और इरलूस जैसे ट्राइब्स। इनका लाइफस्टाइल और एनवायरनमेंट नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल इंडिया से बिल्कुल डिफरेंट है। तो आपको पहला कंक्लूजन ये है कि देखो, लोकेशन के हिसाब से ट्राइबल कम्युनिटीज का कल्चर और सोसाइटी जो है वो चेंज होती रहती है। ऑलराइट, दूसरा आता है डिग्री ऑफ इंटरैक्शन विद मेन स्ट्रीम सोसाइटी। मेन स्ट्रीम सोसाइटी मतलब हम लोग। देखो, हर ट्राइब जो है मेन स्ट्रीम सोसाइटी से इक्वली कनेक्टेड नहीं है, किसी भी लेवल पर बिल्कुल सेम नहीं है। कुछ ट्राइब सिटीज के कांटेक्ट में आ चुकी हैं, एजुकेशन ले रही हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रही हैं, मार्केट इकोनॉमी का पार्ट बन चुकी हैं। लेकिन कुछ ट्राइब्स आज भी फॉरेस्ट, ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन वगैरह पे डिपेंड करती है, और उनका कांटेक्ट जो है मॉडर्न सोसाइटी से बहुत ही कम है। ठीक है, रिलीजन में भी काफी ज्यादा डिफरेंसेस दिखते हैं। कुछ ट्राइब्स हिंदुइज्म फॉलो करती हैं, कुछ क्रिश्चियनिटी, और कुछ आज भी अपने ट्रेडिशनल ट्राइबल रिलीजन जो बहुत पुराने टाइम से चलते आ रहे हैं वो सब। ओके, यानी कि इंटीग्रेशन का लेवल हर ट्राइब में अलग है, इसी वजह से जो है डिफरेंशिएशन होता है। तीसरा आता है आपका इंटरनल सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रैटिफिकेशन। तो देखो, पहले सोशियोलॉजिस्ट सोचते थे कि ट्राइब्स के अंदर सब लोग ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, जैसे कि हमारी सोसाइटी में इक्वालिटी नहीं है, ऐसा वो लोग समझते थे कि ऐसा ट्राइब्स में नहीं होता, वहां पे सब इक्वल होते हैं। कैसे? क्योंकि एजुकेशन सबका सेम है, रिजर्वेशन है, गवर्नमेंट जॉब्स हैं, ये सब। कुछ ट्राइबल फैमिलीज इकोनॉमिकली बहुत इंप्रूव कर चुकी हैं, उनके बच्चे वगैरह ऑफिसर्स बन चुके हैं, टीचर्स बन चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बहुत सारे ट्राइबल फैमिली आज भी पॉवर्टी में जी रही हैं। लैंड की कमी है, इनकम कम है, एजुकेशन की फैसिलिटीज भी कम है। मतलब कि ट्राइब्स के अंदर भी रिच और पुअर का डिफरेंस होने लग गया है, और इसी को हम लोग इंटरनल क्लास डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ओके, ट्राइबल एलीट वो ग्रुप्स होते हैं जिनके पास लैंड, एजुकेशन, इनकम बहुत अच्छा है, और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वगैरह बन चुके हैं। लैंड ओनरशिप से सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन आता है ट्राइब्स के बीच में। ओके, नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ स्टेट पॉलिसीज एंड डेवलपमेंट। अब देखते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज का क्या इम्पैक्ट रहा है। तो देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ट्राइबल कम्युनिटीज के प्रोटेक्शन के लिए कई सारे प्रोविजन दिए हैं, जैसे कि 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ने इन्हें रिजर्वेशन दिया है, डेवलपमेंट स्कीम्स वगैरह शुरू की है, स्कूल्स बनाए हैं, रोड्स बनाए हैं, हेल्थ केयर इंप्रूव करने की कोशिश की है। लेकिन डेवलपमेंट का बेनिफिट हर ट्राइब को इक्वली नहीं मिल पाया है, क्योंकि कई जगह देखो डैम्स बने, माइनिंग प्रोजेक्ट्स हुए, तो ये लोग डिस्प्लेस हो गए। तो इन्हें अपना इंसेस्ट्रल लैंड जो इनका पास होता था एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, उसे छोड़ना पड़ा,
और इसी प्रोसेस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को कॉम्पनसेशन मिला, लेकिन बहुत लोग जो है अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी का शिकार हो गए। यानी कि डेवलपमेंट ने कुछ लोगों की लाइफ इंप्रूव करी है और कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम्स। ऑलराइट, नेक्स्ट है इमर्जिंग सोशियोलॉजिकल ट्रेंड्स क्या हैं। तो देखो, माइग्रेशन बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, हायर एजुकेशन मिल रही है, इंटरनेट मोबाइल फोन्स आ गए हैं, पॉलिटिकल अवेयरनेस इंक्रीज हो गई है। तो आज जो है ट्राइबल कम्युनिटीज अपने राइट्स के लिए मूवमेंट भी कर रही हैं। अभी बहुत फेमस कैन बेटवा जो मूवमेंट चल रहा था छत्तीसगढ़ वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके अगर हिसाब से देखें तो पेपर में आ सकता है ट्राइब्स पे क्वेश्चन। ऑलराइट, मूव करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। Discuss the approaches to study of religion in India and explain the relationship between religion, culture and secularism. Very important question, very hotspot topic कहेंगे हम इसे, क्योंकि काफी बार इस पे क्वेश्चन आया है रिलीजन के बेसिस पे। तो देखो, हमें पता है कि हमारे सोसाइटी में रिलीजन जो है वो बहुत ही एक मेन स्ट्रीम चीज है ना। रिलीजन हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन भी है, क्योंकि आज के टाइम पे और सारे इंस्टीट्यूशंस की इतनी वैल्यू नहीं है जितनी रिलीजन की है ना। रिलीजन से हमें जो है हमारी लाइफ हमें कैसे जीनी है, कस्टम्स क्या फॉलो करने हैं, क्या सोशल वैल्यूज फॉलो करनी है, कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करने हैं, क्या ट्रेडिशंस है, ये सब हमें पता चलते हैं कि क्या करना है, ठीक है। वेस्टर्न सोसाइटी से अगर हम कंपेयर करें तो वेस्टर्न सोसाइटी में जो है बहुत प्राइवेट मैटर होता है, लेकिन रिलीजन इंडिया में नहीं है। इंडिया में इसे बहुत ही पब्लिक मैटर कर दिया गया है और सब लोगों को अलाउड है अपना रिलीजन प्रैक्टिस करना, ठीक है। अगर हम सोशियोलॉजिकल अप्रोच देखें रिलीजन की, तो अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट ने अलग अलग बात करी है रिलीजन को लेकर। इसमें सबसे पहले आ जाते हैं एमाइल डर्काइम, ठीक है। इन्होंने ना रिलीजन को कहा था एज अ सोर्स ऑफ सोशल सॉलिडारिटी। यानी कि देखो, एक तरह जो वी फीलिंग होती है ना, कि भाईचारा वाली फीलिंग, कि हम लोग अपने जुड़े हुए हैं अपने लोगों से, हमें वो जो है रिलीजन की वजह से मिलती है। क्योंकि देखो, कितने बार हम लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, तो अनलेस कि हमारा रिलीजन क्या है हम लोग उस चीज को नहीं देखते, बट इंडिया में ऑलमोस्ट सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं। तो ये सोशल सॉलिडारिटी वाला कॉन्टेक्स्ट जो है हमें सिखाया था एमाइल डर्काइम ने, ठीक है। डर्काइम ये भी कहते थे कि रिलीजन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है सोशल सॉलिडारिटी, यानी लोगों को एक साथ जोड़ना। ओके, लोग एक दूसरे से मिलते हैं, कम्युनिटी एक्टिविटीज करते हैं, सोशल बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, और इसी को डर्काइम ने सोशल सॉलिडारिटी कहा था। अगर हम इंडियन सोसाइटी में देखें तो रिलीजन और भी बहुत काम करता है। मैंने बताया कि हमें वैल्यूज सिखाता है, हमें क्या चीज़ें फॉलो करनी है, मैरिज के रूल्स, फैमिली के रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करता है। लेकिन एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखो, रिलीजन हमेशा जो है पॉजिटिव ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी कभी रिलीजन के नाम पर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, कम्युनल वायलेंस, ये सब भी होता है। ओके, इसलिए सोशियोलॉजिस्ट रिलीजन के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स को देखते हैं। ओके, एंथ्रोपोलॉजिकल अगर हम अप्रोच देखें, हमने सोशियोलॉजिकल देखी, दूसरी आती है एंथ्रोपोलॉजिकल। इस अप्रोच में फोकस जो है वो बुक्स पर नहीं होता, फोकस जो है आपके फील्ड वर्क पर होता है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो होते हैं वो विलेजेस में जाते हैं, ट्राइबल्स के साथ रहते हैं, लोगों को ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं कि रिलीजन एक्चुअली डेली लाइफ में कैसे प्रैक्टिस होता है, क्या क्या चीज़ें वो फॉलो करते हैं, क्या रिचुअल फॉलो करते हैं, क्या उनसे भगवान को पूछते हैं, ये सब, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है आपका टेक्सचुअल और इंडोलॉजिकल अप्रोच। देखो, नाम से ही क्लियर है, ये अप्रोच रिलीजियस टेक्स्ट को स्टडी करती है, जैसे कि वेद्स, उपनिषद्स, धर्मशास्त्र। ये सारे सेक्रेड टेक्स्ट के थ्रू रिलीजन को समझा जाता है और इस अप्रोच की वजह से हमें काफी सारे कॉन्सेप्ट मिले हैं। धर्म, कर्म, वर्ना, ये सारे रिचुअल, हायरार्की, ये सब जो है हमें टेक्सचुअल अप्रोच से ही मिले हैं। लेकिन क्रिटिक्स ने ये भी कहा है कि सिर्फ बुक्स पढ़कर रिलीजन को समझना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर स्टेट, हर रिलीजन और हर कम्युनिटी की रिलीजियस प्रैक्टिस अलग होती है और रियलिटी और बुक्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। ओके, अगर हम रिलीजन और कल्चर का जो है रिलेशनशिप देखें इंडिया में, तो देखो, रिलीजन और कल्चर का रिलेशनशिप इंडिया में रिलीजन और कल्चर को अलग करना बहुत मुश्किल है। ओके, सोचो, दिवाली, होली, ईद, लोहड़ी, ये सब रिलीजियस फेस्टिवल नहीं है, कल्चरल आप अपने कल्चर को भी सेलिब्रेट करते हो। जैसे कि एक इंसान जो कि हिंदू कम्युनिटी से है, वो दूसरे फेस्टिवल जैसे कि लोहड़ी और ईद वगैरह इतने उससे नहीं मनाएगा जितना अपने फेस्टिवल्स बनाएगा। तो कल्चरल सेलिब्रेशन भी होते हैं, क्योंकि हमारी डिफरेंट फूड हैबिट्स हैं, क्लोथिंग हमारी बहुत डिफरेंट होती है, हमारे रिचुअल्स बहुत अलग होते हैं।
तो सब पर रिलीजन का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। इसी तरह लोकल कल्चर भी रिलीजन का इन्फ्लुएंस करते हैं। इसलिए इंडिया में रिलीजन और कल्चर के एक दूसरे के साथ कंटिन्यूसली इंटरेक्ट करते रहते हैं और ये दोनों एक दूसरे को शेप भी करते रहते हैं। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं सेक्युलरिज्म इन इंडिया की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अलग से भी क्वेश्चन आ सकते हैं सेक्युलरिज्म पर। देखो, सबसे पहले एक मिसकंसेप्शन क्लियर करते हैं। बहुत लोग सोचते हैं सेक्युलरिज्म का मतलब है रिलीजन को इग्नोर करना। नहीं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग स्टेट्स सभी रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट देंगी, कोई भी रिलीजन को ऊपर नीचे नहीं रखेंगी, सबको इक्वल रिस्पेक्ट दी जाएगी। और वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा नहीं होता। वेस्टर्न कंट्रीज में ये बोला जाता है कि चर्च और स्टेट को कंप्लीटली अलग रखना है, यानी कि गवर्नमेंट रिलीजन में नहीं घुसेगी और रिलीजन वाले जो लोग हैं वो गवर्नमेंट को नहीं टारगेट करेंगे। लेकिन इंडिया में मॉडल डिफरेंट है। यहाँ पे स्टेट किसी एक रिलीजन को सपोर्ट नहीं करता, सारे रिलीजन्स को इक्वली रिस्पेक्ट देता है। और पॉलिटिकल फिलोसोफर थे जैसे कि राजीव भार्गव, इन्होंने प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस का नाम दिया था हमें, जिसका मतलब होता है कि स्टेट जरूरत पड़ने पर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन किसी एक रिलीजन का फेवर नहीं कर सकते। ओके, इसी वजह से इंडिया में अलग अलग रिलीजन के पर्सनल लॉ भी एग्जिस्ट करते हैं और गवर्नमेंट कभी कभी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट भी करती है, विच इज कंप्लीटली फाइन। बट हमें पता है कि आजकल हमारी कंट्री में इतना ज़्यादा सेक्युलरिज्म प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा। बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होने लग गया है और बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइजेशन होने लग गया है रिलीजन के बेसिस पर। तो वो चीज़ आप लिख सकते हो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देकर। ऑलराइट, अब हम रिलीजियस प्लूरलिज्म एंड कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस की बात करें तो देखो, इंडिया को हम यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का कंट्री कहते हैं। सारे तरह के रिलीजन है, हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, ट्राइबल रिलीजन भी है, सब साथ में एग्जिस्ट करते हैं और इसी को हम रिलीजियस प्लूरलिज्म कहते हैं। ठीक है, कई जगह पे देखो ऐसा भी होता है कि कल्चरल एक्सचेंज होता है, इसके साथ चैलेंजेस भी आते हैं। हमने बहुत बार रिलीजन के ऊपर फाइट्स होते हुए देखे हैं, कम्युनलिज्म होता हुआ देखा है, रिलीजियस इनटॉलरेंस हमारे अंदर बहुत ज्यादा आ गया है, हेट्रेड टुवर्ड्स अदर रिलीजन, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होता है, रिलीजन के नाम पे वोट बैंक्स कलेक्ट होते हैं, तो ये सब। ठीक है, तो रिलीजन के ऊपर काफी सारी नॉलेज है, आप लिख सकते हो और पेपर में सबसे ज्यादा चांसेस हैं इस क्वेश्चन के आने के, बिकॉज रिलीजन एक ऐसा टॉपिक है जो सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया का मेन है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन्स इन इंडिया एंड एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन कॉमन्स। देखो, ये क्वेश्चन आई वुड से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप इसको ज्यादा डिटेल में ना भी पढ़ो तो चलेगा। मैं आपको थोड़ा बहुत क्लैरिफाई कर देती हूँ कि क्या होते हैं कॉमन्स, ताकि आपको पता हो। ठीक है, देखो एग्जाम्पल के तौर पे समझना, अगर किसी गांव में एक तालाब हो जहां से पूरा गांव पानी लेता हो, या फिर एक जंगल हो जहां से लोग सारे लकड़ी, चारा, फल इकट्ठा करते हैं, या फिर एक ग्रेजिंग ग्राउंड हो जहां पे अपना पशु वगैरह को चारा चराते हैं, तो क्या ये किसी एक इंसान की प्रॉपर्टी है? अगर एक कोई पब्लिक की चीज है तो अगर वो इंसान वो पब्लिक की चीज यूज कर रहा है तो क्या वो किसी एक की प्रॉपर्टी हो जाती है? नहीं, ये सब कॉमन्स के एग्जाम्पल होते हैं, यानी कि ऐसे रिसोर्सेस जो पूरी कम्युनिटी मिलकर यूज करती है, और इसी कॉन्सेप्ट को सोशियोलॉजी में कॉमन्स या फिर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज कहा जाता है। ऑलराइट, ये वाला क्वेश्चन हम ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, बिकॉज इतना बार मैंने नहीं देखा ये क्वेश्चन आते हुए। आपको ये पता होना चाहिए कॉमन्स होते क्या हैं। मैंने आपको बता दिया, शेयर्ड रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, जो सारे लोग मिलकर यूज करते हैं। जैसे कि हमारे अर्बन एरियाज में पार्क्स वगैरह होते हैं, ये कॉमन्स का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यही है, कॉमन्स पे इतना क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है, तो आप इसको मेरी तरफ से इसे इग्नोर कर सकते हो क्वेश्चन को। राइट, क्वेश्चन नंबर 10, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी एंड रूरल इंडिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो अर्बनाइजेशन होता क्या है? अर्बनाइजेशन का मतलब होता है कि सिटीज वगैरह डेवलप हो रही हैं, लोग माइग्रेट कर रहे हैं रूरल एरिया से अर्बन एरिया में बिकॉज ऑफ जॉब्स या फिर पॉपुलेशन या फिर बेटर लाइफस्टाइल। बहुत सारे रीजन होते हैं अर्बनाइजेशन होने के। ठीक है, और इंडिया में अर्बनाइजेशन सबसे ज्यादा तब बढ़ा इंडिपेंडेंस के बाद, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लग गया था, क्योंकि लोगों को बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी, बेटर लाइफस्टाइल मिल रहा था, तो वो लोग जो है रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में माइग्रेट कर गए। ठीक है, तो यही था बेसिकली अर्बनाइजेशन क्या होता है, आपको ये याद रखना है। साथ साथ अब हम देखते हैं कि क्या ड्राइविंग फोर्सेस थे अर्बनाइजेशन की, किस वजह से अर्बनाइजेशन हुआ। सबसे पहले आ जाता है माइग्रेशन एंड ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिफिकेशन। लोगों का सबसे ज्यादा जो है अर्बन एरियाज की तरफ मूवमेंट तब हुआ जब उन्होंने जॉब्स वगैरह देखनी शुरू करी।
अर्बन एरियाज में जॉब्स वगैरह के लिए, ठीक है। विलेज के लोग सिटीज में जॉब्स और एजुकेशन के लिए शिफ्ट करते हैं। पहले लोग मेनली एग्रीकल्चर या कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन करते थे, लेकिन सिटीज में आकर उन्होंने नए अपॉर्चुनिटीज मांगे और उसी को हम ऑक्यूपेशन डाइवर्सिटी कहते हैं। ओके। फैमिली स्ट्रक्चर में बहुत चेंजेस आए हैं। पहले देखो जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, अब न्यूक्लियर फैमिलीज को ज्यादा सपोर्ट मिलने लग गया है। लोग अपनी प्रिवेसी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और विमेन वगैरह भी जो एजुकेशन ले रही हैं वो अपनी प्राइवेट लाइफ रखती हैं, काम करती हैं, घर को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती। तो ये चीज, ओके। रूरल अर्बन कॉन्टिनम बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है प्लीज। देखो पहले सोशियोलॉजिस्ट विलेज और सिटी को कंप्लीटली अलग समझते थे, लेकिन एम.एन. श्रीनिवास ने कहा कि आज विलेजेस आइसोलेटेड नहीं है, वो सिटीज के साथ कॉन्टिन्यूसली कनेक्टेड है। कैसे? मार्केट्स के थ्रू, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू। आज विलेज का स्टूडेंट सिटी में पढ़ रहा है, सिटी का बिजनेस विलेज में जाके इन्वेस्ट कर रहा है, विलेज का फार्मर ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बेच रहा है। यानी विलेज और सिटी एक दूसरे को कॉन्टिन्यूसली इन्फ्लुएंस करते हैं, और इसी कॉन्सेप्ट को हम रूरल अर्बन कंटिन्यूम कहते हैं। इस पे अलग से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, प्लीज इसको अच्छे से करना, ओके। अब प्रॉब्लम क्या है एसोसिएटेड अर्बनाइजेशन से? देखो पॉपुलेशन बहुत फास्ट इंक्रीज हुई तो हाउसिंग की शॉर्टेज हो गई, स्लम्स वगैरह बनने लग गए, पोल्यूशन इंक्रीज हो गया है, वाटर शॉर्टेज हो गया है, स्कूल्स पर प्रेशर आ गया। कई माइग्रेंट्स को फॉर्मल जॉब्स नहीं मिलती, वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं जहाँ पे सैलरी वगैरह कम होती है, जॉब सिक्योरिटी भी नहीं होती। तो अर्बनाइजेशन ने डेवलपमेंट तो दिया, लेकिन चैलेंजेस भी आए हैं, ओके। इसका इम्पैक्ट रूरल सोसाइटी पे क्या पड़ा है? तो देखो माइग्रेशन की वजह से विलेजेस में रेमिटेंस आती हैं, यानी सिटी में काम करने वाले लोग अपने घर पैसा भेजते हैं, इससे फैमिली की इनकम इंप्रूव होती है, एजुकेशन इंप्रूव होती है। दूसरी चीज, ट्रेडिशनल कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन वीक हो गए हैं, एग्रीकल्चर वगैरह इतना ज्यादा प्रैक्टिस नहीं होता, लोग नई अपॉर्चुनिटीज देखते हैं, ठीक है। और संस्कृताइजेशन वेस्टर्नाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। तो ये सब आप लिख सकते हो। इजी क्वेश्चन है, अर्बनाइजेशन बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो इसका आप इजीली आंसर कर सकते हो, ऑलराइट। बाकी आगे के क्वेश्चन आप मेरे से पीडीएफ परचेज करके खुद पढ़ सकते हो। मेरा काम था 10 ऐसे क्वेश्चन कराना जो पेपर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर इन्हीं में से आएगा, इससे बाहर नहीं आ सकता। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम। कल आके मुझे जरूर बताना कि पेपर कैसा हुआ। थैंक यू सो मच।